3 दिन माजी के पन्नों से फाइनली लास्ट पार्ट। इस पार्ट में आपको काफी खतरनाक बातें सुनने को मिलेंगी, इसलिए वीडियो को पूरा देखें और लास्ट तक बने रहे वीडियो पे। हाँ, अगर आप चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करें एंड बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे अपडेट मिलते रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगली सुबह मेरे आँख काफी देर से खुली थी। मेरा वक्त भी वक्त से उठना घर में सब जानते थे। यही वजह थी कि मेरे इस अमल के बारे में घर में किसी को भनक तक ना लगी थी। आज मौसम बड़ा ही दिलकश सा बना हुआ था। प्यारी सी साढ़ हवा बड़ी ही हसीन रवानी में चल रही थी। ऐसा लगता था जैसे आसपास कहीं बारिश बरस रही हो। मुमकिन था कि यहाँ भी बारिश बरसे। मौसम की सुरेठ हाल ताजगी से भरपूर थी। आसमान पे काले बादल जमे हुए थे। बदलून की इन्हीं शरारत की वजह से सूरज कहीं छुप सा गया था, वरना वक्त के लिहाज से सूरज सर पे होना चाहिए था। मैंने खाना खाया और मौसम का नजारा करने के लिए घर से निकल पड़ा। मैं पैदल ही चल रहा था। मेरा रुख गांव के बाहर कहीं हरियाली की तरफ था। मुझे हवा में लहलेट हुए दरख्त और सरसरती हुए हरा भरा मंजर बहुत पसंद है, इसलिए मैं मौसम से लुत्फ एंडोज होने के लिए अकेले ही निकल पड़ा था। मैं हरियाली में एक ऐसे जगह जा पूछा था जहां इमली के दरख्त की एक लंबी कतार खड़ी थी। आसपास आम के दरख्तों ने माहौल को और भी प्यारा बना रखा था। मुख्तलिफ किस्म की फसली हवा में झूम रही थी। हवा के झोंकों से इमली के दरख्त झूम रहे थे। नाजुक शखे हवा की वजह से जमीन पर गिर रही थी। सूखे पट्टे शाखों से जद कर हवा में पतंग की तरह डोर तक जा रहे थे। ये वाकई एक खूबसूरत और जान गुजार मौसम था। हर मंजर हर लम्हा दिल में उतर रहा था। मैं इमली के एक जावा और दरख्त के नीचे खड़ा था, जो काफी लंबा था। मेरे निगाह उस कतार को डोर तक देख रही थी। काफी डोर किसी इमली के पेड़ के नीचे मुझे किसी के मौजूदगी का एहसास सा हुआ। मुझे वहां एक हुलिया सा देखे दिया। वहां दरख्तों की वजह से अच्छे से देखना मुश्किल था। मेरे निगाह उसी तरफ जैम सी गई थी। अभी कुछ ही लम्हात गुजरे थे, मुझे फिर वहां पे वो होलिया सा देखी दिया। वो जो कोई भी था, उसके कपड़ों से मुझे वो लड़की सी मालूम हुए थी। सेफ्त कपड़े पे सुर्ख छोटी छोटी सी पटियाइन और काले से दुपट्टा वाली वो कोई औरत ही थी। मैंने सोचा कि वो कोई औरत होंगी जो खेतों में किसी काम से आई होंगी। गांव की औरतें अक्सर खेतों में काम करती रहती है। मैं कुछ सोचकर वहां से एक तरफ चल निकला। अभी कुछ ही देर हुए थी कि अचानक मेरा नाम हवा में सरसरता हुआ मेरे कानों से टकराया और हवा में कहीं गुम हो गया। मैं जान चुका था कि मेरा नाम उसी पेड़ की तरफ से आया है जहां वो औरत अभी भी खादी हुए नजर ए रही थी, लेकिन मैं उससे पहचान ना सका था। वहां और कोई भी मौजूद ना था। मैं कोई खतरा मूल नहीं लेना चाहता था। किसी अनजानी उन्होंने की वजह से मैं गांव के तरफ चलता गया और घर पहुंच गया। मैं अपने कमरे में बैठा हुआ चाय का लुत्फ उठा रहा था। बाहर अभी भी मौसम वैसा ही था। हवा की नामी अभी तक वैसे ही थी। बारिश होने के काफी इम्कान थे, लेकिन अभी तक बारिश की एक बूंद भी गांव में नहीं गिरी थी। मैं उस चेयर से बेनियाज हुआ सिर्फ चाय पी रहा था। मुझे बीएस आज रात की पढ़ाई कब्रिस्तान याद दिला रही थी। मेरे ज़हन में पेचली डूरतौन के तमशे अभी तक याद रहे थे। जिन्नात अपने खेल से वकाई हैरा कर देते हैं। वो एससीएच में अपनी हाजिरी का इजहार करके खेल खेलते हैं या फिर वो एक नजरी दिखावा होता है। ये बात मुझे समझ नहीं आ रही थी। मैंने सुन रखा था कि चिल्ला करते वक्त अगर हिसार से उठ जाए तो जिन्नात मर डालते हैं। हाँ, शायद वो आमिल को भटकाने के लिए अपनी कोई भी चाल सीएचएल कर तमाशा तो देखते हैं, और आमिल अगर लड़खड़ा जाए तो फिर आमिल की मौत।
ये बात मुझे परेशान कर गई थी। ये एक तरह से अपने जिंदगी से खेलने के बराबर था। मैं अपनी चाय खत्म कर चुका था। आखिर फिर वो पाल भी आ गया जब मुझे अपनी पढ़ाई के लिए कब्रिस्तान जाना था। छाए हुए काले बादलों की वजह से आज काफी अंधेरा था। आसमान पे काले बादल बिखरे पड़े थे। ना कोई तारा नजर आ रहा था, ना ही कोई चांद। आज कयामत खेज माहौल था। और एक ये भी डर था कि कहीं अगर बारिश शुरू हो गई तो कहीं मेरे मेहनत है ना बेकार हो जाए। ये जोखिम बार बार नहीं उठाया जा सकता था। बाल खाती हुए कच्ची सड़क पे कभी मेरे कदम लड़खड़ा जाते थे। सड़क हमवार ना थी, यही वजह थी कि मेरे कदमों की आहट मुझे अलर्ट रहने को कहती। मैं काफी देर तक चलता रहा और फिर मुझे घने अंधेरे का हुजूम सा नजर आने लगा। ये अंधेरा आजू बाजू फैला हुआ बड़ा खौफनाक लग रहा था। कब्रिस्तान में ऊंचे और बड़े बड़े दरख्त खड़े थे। यही वजह थी कि वहां गहरा अंधेरा छाया हुआ था। मेरे पास कोई टॉर्च भी ना थी। मुझे इसकी जरूरत ना थी। मैं अंधेरे से कभी खौफज़दा नहीं हुआ था, लेकिन आज नवकीफ सा खौफ मेरे वजूद को चुने लगा था और मेरे कदम धीमे होने लगे थे। मैं रोका ना था। मुझे उस खौफ का सामना करना था। मैं संभल कर चलता रहा और कब्रिस्तान के खामोश सीने पे चढ़ गया। लंबी चौड़ी कब्रें काली चादर से ढाकी हुई थी। यूं लगता था जैसे बेशुमार काले साए वहां मेरा ही इंतजार कर रहे थे। कब्रों की सुनसान खामोशी चलती हुए हवाओं के साथ मुझे डरने लगी थी। वहां हर तरफ दार रेंग रहा था। मुर्दा लाशों और खुखले इंसानों के ढांचों के बीच में ही एक अकेला जिंदा खड़ा था। भयानक वह वो गुमान मेरे अंदर हलचल मचा रहे थे। मैंने खुद को मजबूत किया और अंदाजे से एक जगह मुंताखिब करके बैठ गया। मुझे उस बाबा ने बताया था कि आखिरी और तीसरी रात मुझे किसी पुरानी कब्र पे बैठ के पढ़ना है। मैं कब्रिस्तान से वाकिफ था, इसलिए बस एक लंबी चौड़ी कब्र का इंतखाब करके बैठ चुका था। मेरी जुबान रवानी में थी और ज़हन मुख्तलिफ किस्म के खदशात में अटका हुआ। अभी और ना जाने क्या क्या बाकी था। वक्त गुजरता जा रहा था। शायद अभी भी बादल आसमान पे छाए हुए थे। चांद अभी भी बदलों में डूबा हुआ था, वरना चांदनी जरूर कब्रिस्तान में उतर पड़ती। आज मेरे जुबान रवा थी पर मंतर भूल जाता था। अभी इसी सोच में था कि अचानक मुझे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वो किसी औरत की आवाज थी। रोने की आवाज मेरे सामने कुछ ही फासले पर रो रही थी। गहरा अंधेरा होने की वजह से रोने वाली औरत मुझे देखे ना दी थी। यूं लगता था जैसे वो किसी सदमे में हो, जैसे उससे गहरी चोट आई हो। वो फरियादी आवाज में मगर कदरे हल्के अंदाज में रोने लगी थी। मैं उसकी आवाज सुनकर सोचने पर मजबूर हो गया था कि आखिर वो है कौन। रात के इस पहा वो औरत कब्रिस्तान में क्या कर रही है? क्या यहाँ गांव वालों ने कब्रिस्तान में कोई बंदा रखा हुआ है? हो सकता है कि उस बंदे के घर से कोई औरत यहाँ आ बैठी हो। हाँ, हो सकता है कुछ देर पहले यही औरत यहाँ चल फिर रही थी। मुझे उसके कदमों की आहट सुनाई दे थी। लेकिन ये कब्रों में इस वक्त क्यों आए हैं? गांव में इन दिनों कोई मारा भी नहीं था जिससे ये बात वजह हो कि गांव से कोई औरत अपने जी की याद में इस वक्त यहाँ आ पहुँचे। ये बात मुमकिन ना थी। कब्रिस्तान की दहशत खास तौर पे किसी औरत को जिंदा निगल सकती थी। तो फिर ये कौन है जो इतने दर्द से रो रही है? मैं इन्हीं सोचों में गिर रहा था। इस पहेली को सुलझाने की नाकाम कोशिश में था। अचानक वो रोने की आवाज, चीख, वो पुकार में बादल गई और पूरे कब्रिस्तान में छुपे बैठे हुए परिंदे उड़ पड़े। उनके परों की आवाज दूर तक गूंज उठी। एबीबी वहां हर तरफ से आवाजें आने लगी थी।
यूं जैसे बहुत सी औरतें रो रही हो और इस रोने की आवाज के साथ साथ दर्द भरी चीखें भी गूंजने लगी थी। ये वो लम्हा था जिसमें भूत ज्यादा दार गया था, जिस्म से जान खींच ली थी और आंखों से रोशनी उड़ा दिया था। एक पाल मुझे यूं लगा जैसे मेरी रूह मेरे जिस्म से निकलकर भाग गई हो। ये बड़ा भयानक और दिल फाड़ दीन वाला मंजर था। वो खौफनाक आवाजें और भी बुलंद हो गई थी। मेरा जाय चाहा कि वहां से भाग जाओ, लेकिन मेरे तांगे मेरे जिस्म का साथ ना दे रही थी। खौफ से मेरी हालत बताने लायक ना थी। मैं वैसे भाग उठा अगर मुझसे हरकत हो पती। मैं पठार बना बैठा, बिल्कुल सकैत सा बना था। मंत्र का एक लफ्ज भी मुझे याद ना था। मुझे बाबा की ये बात भी याद थी कि कुछ भी हो बास मंत्र पढ़ना बंद नहीं करना। लेकिन अब मैं क्या करता? मंत्र मियाँ दिमाग से मिट चुका था और मैं गंगा बना बैठा। उन मातमी आवाजों के डैब दबेन मैं बेजान मुजस्समा सा बनके रह गया था। मुझे मेरी सांसें अपनी आखिरी घड़ी का एहसास दिलाने लगी थी। बहुत जल्दी इन्हें अंधेरों में मेरी रूह भी रोने लग जाएंगी। ये बदरूहें मेरी रूह को पकड़ लेंगी और किसी को मेरी लाश भी नहीं मिलेंगी। मुझे मौत का खौफ चढ़ने लगा था। मैं भूत दार गया था। मंत्र पढ़ना शुरू करूं। अचानक मेरे कानों से एक आवाज टकराई और मंत्र खुद मेरी जुबान पे शुरू हो गया। मैं उस आवाज को पहचान चुका था। ये उसी बाबा की भरी सी आवाज थी। मुझे अमृत की एक किरण अपने अंदर जागते हुए महसूस हुए। मेरे जिस्म में गोया जान भर आई थी। मंत्र मेरी जुबान पे जारी होते ही मैंने हर तरफ से ध्यान हटा दिया और फिर मेरे पढ़ने की रफ्तार पहले से भी तेज हो गई। एबीबी मेरा पूरा ध्यान मंत्र पे था। मंत्र पढ़ने पार एबीबी वो चीख, वो पुकारे, रोना धोना सब खत्म हो गया था। एबीबी एक बार फिर से वहां गहरी खामोशी का राज था। हर तरफ कब्रों का दार नाच रहा था। सुकून का आलम चा चुका था। मेन एबीबी दोबारा किसी खेल में फंसना नहीं चाहता था। बाबा ने भी मुझे यही बताया था कि बात तड़ पूरी करनी है। इससे आगे मुझे और कुछ ना बताया था। बाबा कहते दकियार आगे तुम खुद समझ जाओगे क्या करना क्या नहीं। मुझे ये बात पता नहीं थी कि तड़ात पूरी करने के बाद मेरा अगला मरहला क्या होगा। मुझे अभी बस तड़ात मुकम्मल करनी थी और मेरा सारा जोर एबीबी पढ़ाई पे लग रहा था। अभी मुझे पढ़ते हुए बस कुछ ही देर हुए थी कि अचानक मेरे कानों में पायल की सुरीली सी झंकार ने दस्तक दे दी और ना चाहते हुए मेरी निगाह उस तरफ उठ गई जिस तरफ से पायल की आवाज आई थी। वो जो कोई भी था मेरे सामने की तरफ मौजूद था। पायल अभी भी एक खास वक्फे से चनक रही थी। साफ ज़ाहिर था कि वो कोई सिर्फ नाजुक ही थी। वो शायद बड़ी नरमी से चलती हुए मेरी तरफ बढ़ रही थी। धीरे धीरे पायल की आवाज बुलंद होती हुए मेरे करीब आ रही थी, लेकिन वो सिर्फ नाजुक मुझे अभी तक दिखाई ना दी थी। इतने अंधेरे में आंखों से देखना मुश्किल था। मैं चाहकर भी उस तरफ से अपनी निगाह हटा नहीं पा रहा था। इस पायल की झंकार में एक मधुर सी आवाज थी जो मेरे कानों से टकराकर मुझे उसके तरफ बोला रही थी। ये भी एक चाल है। जिन्नात नया खेल खेल रहे हैं। ये सोच मेरे दिमाग में थी। फिर मैं उस आने वाली औरत को देखना चाहता था। मंत्र की तड़ात पूरी होने वाली थी। मैं और भी तेजी से पढ़ने लगा था और आखिरकार मंत्र की तड़ात पूरी हो गई और उसके साथ ही वो पायल की आवाज काफी करीब आके थाम सी गई। आने वाली वो औरत काफी कम उम्र थी, बहुत खूबसूरत और प्यारी नजर। उसके केमेस के कलर से मैं उसको पहचान चुका था। ये वो ही औरत थी जो इमली के बाग में मुझे दिखाई दी थी।
उस वक्त मैं उससे देख ना पाया था, जबकि अभी वो बिल्कुल मेरे करीब खड़ी थी। देखने में वो कम उम्र लगती थी। उसकी लंबी जुल्फें कमर से काफी नीचे तक लहरा रही थी। उसकी होरिन जैसे आंखें बड़ी प्यारी लग रही थी। वो सर से पांव तक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। मैं हैरान था कि शायद अंधेरे में भी वो ऐसे दिखाई दे रही थी जैसे दिन की रोशनी में खादी हो। वो वाकई जन्नत के किसी हूर जैसे खूबसूरत थी। वो खूबसूरत परी थी, परिजात थी। सबसे अहम और खास बात के उसके वजूद से खुशबू आ रही थी और हर तरफ फैल रही थी। मैं उस खुशबू को पहली बार महसूस कर रहा था। मुझे और कुछ खबर ना रही थी। मेरे दिल की धड़कन उससे ही पुकार रही थी। मेरा दिमाग उसी के ख्यालों में था। मैं बिना आंख झपके बस उसी को देखा जा रहा था। मैं कुछ भी बोल ना पाया था। एक पल यूं लगा जैसे ये कोई ख्वाब हो। हाँ, शायद ये मेरे दिमाग की पैदावार है। ये खूबसूरत लड़की रियल नहीं। मेरे दिमाग में ये सोच चली और मैंने अपना सर झटक दिया। लेकिन अभी भी वो मुस्कुराते हुए चांद चेहरे से मुझे ही देख रही थी। मैं हकीकत में आपके सामने मौजूद हो, अपने दिमाग से वह निकल दे। एक सुरीली सी बहुत ज्यादा मीठी आवाज, कदरे पूर्णम आवाज मेरे कानों से टकराई। ये उस खूबसूरत लड़की की आवाज थी। मेन मियाँ करीब खादी हुए अभी भी मुझे मुस्कुराते हुए देख रही थी। मैं अपना आप तक भूल चुका था। हल्की हल्की नाम आलोद हवा फिर रही थी। अभी अंधेरा काफी था। आप कौन है? यहाँ क्यों एआई है? मैंने अपने जुबान को हरकत दी और उसको देखने लगा। उस खूबसूरत लड़की ने कहा, मेरा नाम शबाना है और आपने मुझे बुलाया है। अब मैं हमेशा आपकी रहूंगी। वो खूबसूरत लड़की काफी प्यारे लहजे में बोली। उसके इस जवाब ने मुझे बहुत खुशी दी थी। और फिर मुझे समझ आ गया था कि ये इंसान नहीं है। ये मंत्र के पेच जगने वाली एक गैर मराई मखलूक है। वो एक जिन आजादी थी या कोई परिजाद। चुड़ैल भी खूबसूरत अंदाज अपना लिया करती है। वो जो कोई भी थी, मेरी दोस्त, मेरी मददगार बनके आई थी। मुझे खुशी थी कि मैं अपने चिल्ला में कामयाब रहा था। शबाना से कुछ अहम वादा करने के बाद मैं वहां से उठ खड़ा हुआ और एक सच्ची खुशी के जज्बात लेकर गांव के तरफ चल पड़ा था, जबकि वो लड़की भी मेरे साथ ही थी। उसकी प्यारी खुशबू मुझे अपने हिसार में लिए हुए थी। आज की रात मेरी जिंदगी की यादगार रात थी। एक भयानक सफर के बाद मुझे मेरी मंजिल हासिल हो चुकी थी। मैं काफी आरामदायक चाल के साथ चलता रहा और घर पहुंच गया। आज भी मैं सबकी नजरों से महफूज था। मैं जाते ही अपनी बिस्तर पर जा गिरा। नींद मेरी आंखों में थी और मैं सो गया। वो एक छोटा सा कमरा था, ताजा गुलाब और अजीब वो गरीब फूलों की खुशबू से भरा हुआ। फूलों की खुशबू मेरे नक से होकर मेरे दिमाग को राहत दे रही थी। मैं वहां भेजे हुए फूलों पे लेटा हुआ था। अचानक मुझे यूं लगा कि कोई मेरे सर के बालों में हाथ फिर रहा हो। वो शबाना थी। उसकी लंबी काली जुल्फें मेरे चेहरे पर थी और फिर उसने मेरे वजूद को अपने वजूद से ढक लिया। और फिर अचानक मेरी आंख खुल गई। ये एक खूबसूरत ख्वाब था। बहुत खूबसूरत और मोहब्बत भरा एहसास मेरी रूह को सैराब कर गया था। मेरे लिए सब कुछ करना आसान और मामूली बात थी, लेकिन मैं खौफियाइन रहना चाहता था। दिन निकलते ही नाश्ता करके मैं टोनी से मिलने चला गया और फिर मैंने उससे अपनी कामयाबी का बताया। वो काफी खुश हुआ था। कुछ बातें करने के बाद हम उसी उजाड़ बियाबान के तरफ चल पड़े। हम उस बाबा को देखने की गाज से वहां जा रहे थे। बाल के बाबा ने हेम बताया भी था कि वो वहां से चले जाएंगा।
बस हमारी ये चाहत थी जो उस बाबा को देखने चले गए। हमने देखा था, बाबा हेम वहां पे कहीं भी नहीं दिखाई दिया था। उसकी झोपड़ी तक गायब थी। डोर डोर तक कहाँ भी देखते वीरा बियाबानी फैली हुए थी। हम वहां पे ज्यादा डोर ना रोके थे। हम घूमते हुए वापस गांव ए गए थे और फिर अपने घर चले आए। टोनी से मिलना झूलना जारी रहा और उसी दौरान एक डॉन लॉगॉन का काम भी करके दिया। ये जिन्नात के मुतालिक काम था। लोगों को मियां बेरमेन पता चलना था, सो चल ही गया। दिन और रातें गुजरती गई। कई काम किए लोगों के। ये सिलसिला कोई साल 1.5 साल तक चलता रहा। बस एक थी जो मेरे लिए परेशानी से बनी हुई थी। हफ्ते में मुझे डॉन या 3 बार वो ही ख्वाब आता जो मुझे पहली रात आया था, जहां मैं फॉलो की चादर पर लेटा हुआ शबाना के साथ था। एक मुद्दात से मुझे बस यही ख्वाब ना जाने कितने बार ए चुका था। यहाँ तक कि मुझे मेरे अंदर कमजोरी एलजीएनी लगी थी। वो मेरा हर काम पाल भर मैं कर देती थी और बदले में वो एक बीवी की तरह मेरे साथ रहते थी। ये बात समझते समझते मुझे काफी देर हो चुकी थी। शबाना किसी और औरत को मेरे करीब भटकने भी नहीं देती थी। वो मुझे भी किसी औरत के तरफ देखने नहीं देती थी। शबाना मेरे लबों में नहीं बल्कि मैं उसके ताबे हूँ। वो मुझ पर काबू डेल हुए है। अगरच वो मेरा हर दुनियावी काम पाल भर मैं करती है। पैसे गाड़ी बड़ा मकान किस काम का जब जान है फंसी हुए होना समझी और जेएलडीआई बाजी में की हुए वो एक गलती आज मेरे सर पर गम वो फिक्र का पहाड़ बन चुकी है। आज मुझे समझ में आया कि वो बाबा अकेला उस वायरेन में क्यों रहता था और फिर वो वहां से चला क्यों गया। मुझे सब कुछ समझ आ चुका था। मेरा शौक एबीबी मुझ पे ताने कष्ट है। मैं ये अमल किसी को दे दूंगा। कोई शौकीन फाड़ अगर चाहे तो ये शबाना उससे भी वो सब कुछ देंगी जो शाहूरत घर गाड़ी दौलत उसने मुझे दे रखा है। आपको कैसे लगी कहानी कमेंट्स में जरूर बताएंगा और हाँ, कहानी को पूरा समझने के लिए हमारे 2 पार्ट्स भी देखें इस कहानी के।